सभी मानव बंधुओं को नमस्कार। कुछ प्रश्न है जो आप सभी के मन में भी आते होंगे और उनके उत्तर अभी तक मिल नहीं पाए हैं, जिन पे हमें आज चर्चा करनी है। जैसे जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था तो परमाणु के बारे में पढ़ाया गया था कि परमाणु क्या वस्तु है, उसके अंदर क्या है, बाहर क्या है। ये पूरा अस्तित्व परमाणुओं से बना हुआ। अभी तक खोजे गए विज्ञानियों द्वारा 118 परमाणु है, 115 इस धरती पर है। इस धरती की प्रत्येक इकाई परमाणुओं से बनी है, चाहे हवा है, चाहे मिट्टी है, पानी है, मणि है, धातु है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, मानव के शरीर हैं, है ना। ये सब परमाणुओं से ही बने हैं। तो परमाणु का अध्ययन वैज्ञानिकों ने कर लिया है। उसके अंदर बताते हैं कि नाभिक में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन रहते हैं और उसके बाहरी परिवेशों में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अब कोई प्रश्न ये पूछिए कि चक्कर लगाने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिल रही है। इतना खोज लिया है कि जो परमाणु का अंश है वो घूम रहा है दो तरीके से। एक तो अपने धुरी पर घूम रहा है, लगभग 70,000 किलोमीटर पर सेकंड, कुछ कुछ ऐसी उसकी उसको कैलकुलेट कर लिया गया है गति है। और एक परमाणु के नाभिक के चारों तरफ भी चक्कर लगा है, दो गतियों से घूम रहा है। एक तो ध्रुवीय गति है, एक्सिस मोशन, और एक ऑर्बिटल मोशन है। इतनी स्पीड से घूम रहा है कि वो जल्दी से किसी यंत्र की पकड़ में भी नहीं आता है, लेकिन उनकी परस्पर क्रिया के आधार पर उसको पहचान लिया गया है कि ये परमाणु, नाम भी दिया गया है। लेकिन हम उनको परमाणु अंश तो कह ही सकते हैं। परमाणु अंश जो घूम रहा है, निरंतर घूम रहा, रुकता ही नहीं है। परमाणु से बाहर निकाल दो तो थोड़ी देर के लिए बाहर रहता है, फिर किसी परमाणु में समा जाता है, लेकिन घूमना नहीं रुकता है। और मजे की बात यह है कि इसको कहीं भी ले जाओ, धरती पर रखो, चांद पर ले जाओ, मंगल ग्रह पर ले जाओ, या निर्वात में ले जाओ, कहीं ले जाओ, परमाणु अंश का घूमना बंद नहीं होता है। अब ये कहते हैं कि परस्परता की वजह से इसमें ऊर्जा बनी हुई है, एक दूसरे का खिंचाव है, जो आकर्षण है, चुंबकीय बल संपन्न है, उसकी वजह से ऊर्जा बनी हुई। लेकिन एक परमाणु अंश को आप शून्य में ले जाइए, स्पेस में ले जाइए, वहां भी घूमना बंद नहीं हुआ, वहां कौन सी परस्परता है। तो वैज्ञानिक कुछ क्लियर नहीं कर पाते हैं, सिर्फ सिद्धांत देते हैं, थ्योरीज देते हैं। जो सर्वमान्य सिद्धांत होता है उसको मान लेते हैं और किताबों में लिख देते हैं पढ़ने के लिए। शुरू से आखिर तक यही पढ़ाया गया है, ये परस्परताओं में ही ये ऊर्जा का कार्य। लेकिन परस्पर परमाणु भी घूम रहा है, परस्पर वाला परमाणु भी घूम रहा है, उसको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है। कह रहे कोई बिग बैंग थ्योरी वगैरह हुई थी, जो एक धक्का लग गया, उसके बाद फिर घूम ही रहे, रुक ही नहीं। ये कौन सा धक्का है ऐसा जो एक बार लग गया और उसके बाद रुक ही नहीं रहा है। कौन सी ऊर्जा से भरा हुआ था जो अनंत अनंत काल तक चली आ रही है। ये कुछ अतार्किक बातें हैं जो समझ में नहीं आने वाली है। लेकिन तार्किक उत्तर क्या है। अस्तित्व में यदि देखने जाते हैं तो दो ही वास्तविकता दिखाई देती है। एक तो परमाणु है जिनसे सभी इकाइयां बनी हुई, दूसरा एक खालिस्तान जिसको खाली कह रहे, ये हर जगह नजर आता है। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि सीमा ही कहाँ तक जाती, सीमा ही नहीं है, असीम है। क्या इस खालिस्तान की कोई सीमा है। जरा विचार करके देखिए, कल्पना तो आप कर ही सकते हैं। धरती से जाइए, सूरज तक जाइए, कल्पना करते हुए सूरज से आगे निकल जाइए, ग्रह, गोल, नक्षत्र, ब्रह्मांड, गैलेक्सी, सबसे आगे निकल जाइए, अनंत गैलेक्सियां। खालिस्तान की कोई सीमा नहीं है, सीमा विहीन वस्तु है, असीम असीम वस्तु है। दूसरी वस्तु परमाणु है। दो के अलावा तीसरी कोई वास्तविकता मौजूद नहीं है। तो सीधा सा अर्थ निकाला जा सकता है कि ये जो खालिस्तान जिसको कह रहे हैं, ये खाली नहीं है, ये ऊर्जा से भरा हुआ है। यही ऊर्जा परमाणु अंश को घुमा रही है और ये हर जगह मौजूद है, इसलिए परमाणु हर जगह घूमता है। इस पे विचार करके देखिए, ये बहुत शांतिदायक है, सुखदायक है। तो इस खालिस्तान के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण और रखते हैं। इस पे विचार करिए, ये सीमा नहीं है, असीम है।
इस में से कुछ निकाला नहीं जा सकता, इस खाली स्थान में कुछ डाला नहीं जा सकता। कम अधिक से मुक्त है। कम अधिक से मुक्त होने का क्या तात्पर्य हो? ये पूर्ण है। कम अधिक से मुक्त है, पूर्ण है, नित्य एक सा विद्यमान है। कभी भूतकाल में भी ऐसा ही था, अभी वर्तमान में भी ऐसा है, आगे भविष्य में भी ऐसा ही बना रहेगा। काल का कोई प्रभाव नहीं है, अप्रभावित वस्तु है। वस्तु का अर्थ है वास्तविकता, जो मौजूद है, दिखती है। सबसे पहले खालिस्तान ही दिखता है। मेरे और इस मोबाइल के बीच में खालिस्तान दिखाई दे रहा है ना? दो हाथों के बीच में खालिस्तान है, दो वस्तुओं के बीच में हमेशा खालिस्तान है। सबसे पहले यही दिखाई देता है, लेकिन ध्यान नहीं देते इस पर, वस्तु पे ध्यान जाता है सीधा। इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये अद्भुत वस्तु है। अच्छा, अस्तित्व में ऐसी कोई दूसरी वस्तु भी है? सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए। ये अद्वितीय है, अप्रभावित है कि नहीं? ये नित्य है, हमेशा मौजूद है, सत्य है। सत्य का अर्थ है कि इसको जाना जा सकता है, बोध गम्य है, इसका बोध किया जा सकता, अनुभव गम्य है, इसका अनुभव किया जा सकता। इसको ही सत्ता कहा है। इसको व्यापक भी कह सकते हैं। व्यापक मतलब जो हर जगह फैली हुई वस्तु है। कई धर्मों में इसको अनेक अनेक नामों से जाना जाता है, और ये इतना सूक्ष्म वस्तु है कि हर इकाई के आर पार है। आर पार होने के कारण ही परमाणु अंश में ऊर्जा संपन्नता है, जिसके फलस्वरूप क्रियाशीलता है, जिसके फलस्वरूप बल संपन्नता है, जिसके फलस्वरूप चुंबकीय बल संपन्नता है, जिसके फलस्वरूप ही परमाणु नाम की व्यवस्था की संरचना हो रही है। परमाणु से अणु बनते हैं, अणु से अणुरचनाएं बन रही है, अणुरचनाओं से अनेक बड़ी रचनाएं बन रही है। फिर धरती, ग्रह, गोल, नक्षत्र, सब कुछ ऐसा बन रहा है। फिर धरतियां जब अपनी समृद्धि को उपलब्ध होती है तो वनस्पति बनती है, पेड़ पौधे बन रहे हैं, फिर जीव अवस्था प्रकट हो रही है, फिर ज्ञान अवस्था यानी मानव प्रकट हो रहा है। देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है। ये सब कुछ अस्तित्व में बहुत ही नियंत्रित और संतुलित विधि से यहाँ पर ये चल रहा है। इसको थोड़ा सोच के देखिए। ये किसी निश्चित उद्देश्य के साथ है, किसी प्रयोजन के साथ है। क्यों? क्योंकि जो व्यापक वस्तु है वो पूर्ण है, और प्रत्येक इकाई पूर्ण में गर्भित है। पूर्ण में गर्भित होने के कारण पूर्णता की ओर गतिशील है। पूर्णता की ओर गतिशील होने के अर्थ में ही प्रत्येक इकाई में व्यवस्था दिखाई देती है, और किसी बड़ी व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में क्रियाशीलता दिखाई देती है। परस्परताओं में इकाइयां पूरकता और उपयोगिता विधि से आचरण करती हुई दिखाई देती। एकमात्र मानव में अभी तक पूरकता और उपयोगिता का आचरण नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि मानव ने स्वयं को समझा नहीं है। मानव अस्तित्व को समझकर, स्वयं को समझकर, मानवीयतापूर्ण विधि से जीते हुए इस इस अस्तित्व के प्रयोजन को सफल कर सकता है। अस्तित्व का प्रयोजन पूर्णता है। पूर्णता के लिए मानव कब प्रयत्नशील होगा? जब स्वयं को समझेगा, स्वयं के वैरों को समझेगा। तो इसे समझने के लिए क्या चाहिए? अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन दर्शन ज्ञान, मतलब मानव क्या है, और मानव में चैतन्य वस्तु जीवन क्या है, स्वरूप क्या है, क्यों है और कैसे। क्या का तात्पर्य ही यही है कि वस्तु क्यों है और कैसे है। क्यों का मतलब प्रयोजन क्या है, वस्तु का उद्देश्य क्या है, कैसे का मतलब उसके पीछे का विज्ञान क्या है, उसके प्रकटन में, उसके निर्माण में क्या लगा हुआ है, क्या क्या है। और तीसरा है मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। दोनों तरह के ज्ञान से संपन्न होने के पश्चात उद्देश्य समझ में आता है, और उस उद्देश्य के सफलता के लिए मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान की समझ होना भी आवश्यक। इन तीनों तरह के ज्ञान पे हम अलग अलग चर्चा करेंगे, और यदि आपको आवश्यकता लगती है कि इस पे और अधिक बातचीत की जाए तो मुझे कमेंट में अवश्य लिखें। ये थोड़ी सी बात धरती पर अस्तित्व और मानव की प्रयोजन के अर्थ में हमने करी है, उसको हम और आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी का मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। यदि
ये आपको अच्छा लगता है, कुछ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट करते रहें, लाइक करें। नमस्कार।